ड्रामा के स्टार्ट में हम हिल की गॉड को देखते हैं जो आज अपना 100th अटेम्प्ट दे रही थी गॉड बनने के लिए, क्योंकि 99 अटेम्प्ट उनके पूरी तरीके से फेल थी। सामने से एक गॉड आती है, कहती है कि तुमने ये अटेम्प्ट पास कर लिया, तुम पहली ऐसी हो जो हिल से यहाँ पर आ रही हो। लेकिन जैसे ही वो गॉड देखती है कि जो कुछ भी उस टेक केयर में लिखा था ना, अचानक से मिटने लगा। कहती माफ करिएगा लॉर्ड सिंह, बट आपका रोमांटिक ट्रायल अभी भी नहीं पूरा हुआ, इसी वजह से मॉर्टल वर्ल्ड आपको अभी के अभी जाना पड़ेगा। कहती ये क्या है, मैंने 7 लेयर्स पास किए हैं ऊपर आने के लिए, अब मैं फिर से ट्रायल के लिए जाऊंगी, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। गॉड कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। 2 स्टैचू होते हैं। कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हेल की गॉड को रोकोगे। स्टोन स्टैचू हो ना तो यहीं पर रुके रहो। वो अपनी पावर का यूज करती है, सोचती है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन तभी एक सैनिक आता है और वहां पर न केले का छिलका डाल देता है, पैर फिसलता है और कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं हेवन तुम्हें। आ चुकी होती है मॉर्टल वर्ल्ड। अभी उसकी आंख खुलती है तो वो बाहर देखती है और बाहर देखकर हैरान रह जाती है कि ये क्या, बाहर ये लड़ाई कैसे चल रही है। पता चलता है कि वहां पर सिंह आर्मी और जो राजा के सैनिक होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं। उसके सर में थोड़ा सा दर्द होता है तो पता चलता है कि वो एल्डेस्ट डॉटर है जनरल सिंह मेंशन की, और अभी डिफिंग अंपायर चल रहा है जहां पर वो बचपन से ही बहुत वीक थी। उसकी शादी प्रिंस से फिक्स हो चुकी थी जिनका नाम फेंग चेंग था, लेकिन आज रास्ते में उसे पूरा मारने का प्लान बना लिया गया था, साथ ही सिंह आर्मी को पूरी तरीके से वाइप आउट करने का भी। बाहर निकलती है, कहती है ये चल क्या रहा है, मुझे ट्रायल के लिए भेजा या डेथ ट्रायल के लिए भेजा है। डिप्टी लू आते हैं, कहते हैं कि मिस आप अंदर जाइए, लेकिन तभी उनको एक तीर लग जाता है। कहते हैं जाइए ना बाहर। वहां पर तभी डिप्टी लू पूछते हैं कि तुम लोग चाहते क्या हो। तब पता चलता है कि जो फ्यूचर क्राउन प्रिंस है उन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ पर सबको मार दिया जाए, मतलब एक को भी जिंदा न छोड़ा जाए। डिप्टी लू को भी मार दिया जाता है। इधर हम देखते हैं राजा के भाई होते हैं और अभी वो सिंह आर्मी को बचाने के लिए बड़ी तेजी से एक दिशा में भाग रहे होते हैं। अचानक से उनका घोड़ा रुक जाता है। जैसे घोड़ा रुकता है तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट जो दूत होते हैं, मीन जो सोल्स को लेने आते हैं, वो बीच में खड़े होते हैं। वहां पर जो फिंग बॉन्ग होता है ना, उनके पास एक जेड होता है, फिनिक्स ब्लड जेड, जो अचानक से चमकने लगता है। वो तभी चमकता है जब अंडरवर्ल्ड से कोई मॉर्टल वर्ल्ड में आया हो सोल्स लेने के लिए। उन दोनों को भी पता चल जाता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि हम लोगों को देख सकता है। सैनिक कहता है कि लगता है आगे आपको कुछ दिखाई पड़ा है। कहते हैं हाँ दिखाई तो पड़ा है, लेकिन हम लोग को जल्द से जल्द सिंह आर्मी को बचाना पड़ेगा। जल्द से जल्द संदेशा भिजवा दो क्राउन प्रिंस के पास कि सबको मरवा दिया गया है। कहते वाह, क्राउन प्रिंस कितने होशियार हैं, पहले सिंह आर्मी का सहारा लिया, उसके बाद उसे बिट्राई किया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दो ना तो भी कम है। प्रिंसेस को पकड़कर नीचे लाया जाता है। सब कहते देखो तो यही सिर्फ जिंदा बची है। कहते क्या इसे भी मार दिया जाए क्या। सैनिक बोलता है नहीं नहीं, अभी ऐसे कैसे, रिवॉर्ड सबको मिलना चाहिए, अभी ये यंग है सुंदर है तो सबको इसके मजे लेने दो। कहती है तुम लोग एक एक करके आओगे क्या, क्यों ना साथ में आओ तो और भी मजा आएगा। मुझे भी ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जल्द से जल्द आओ ना, ब्लास्ट करेंगे ब्लास्ट। सब एक साथ जो है सिंह की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सिंह कहती है उफ तुम लोग इतनी दूर। वो अपनी आंखें जैसे ऊपर करती सब एक जगह पे स्टॉप हो जाते। कहती ये क्या, हम लोगों के हाथ क्यों नहीं चल रहे। वो एक ही झटके में सबको नीचे गिरा देती है। एक सैनिक पीछे खड़ा होता है, कहता तुम हो कौन। कहती है कि क्यों स्वीटहार्ट, तुम अपने लोगों के साथ नहीं जाना चाहते हो क्या, अपने ब्रदर्स को ज्वाइन करो। कहता है कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं प्रिंस का सैनिक हूँ, तुमने अगर मुझे कुछ भी किया ना तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कहती है कि वो डर लग रहा है क्या, आप कैसे डरोगे। वो अपनी पावर का यूज करने चलती है, तभी वहां पर जो है क्राउन प्रिंस के और भी सैनिक आ जाते हैं। कहते हैं कि इसे मार डालो 5,000 सैनिक से भला तुम कैसे लड़ोगी। कहती है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरी कमजोरियों पर हंसते हैं। वहां पर व्हाइट एंड ब्लैक दूध फिर से आ जाते हैं सोल्स को लेने के लिए। कहते हैं चलो बाहर आ जाओ। कह रहे होते हैं कि सोल्स मेरे पास आ जाओ, हम दोनों लोग एक तुम्हें लेने आए हैं, सोल्स हम लोगों के पास आ जाओ। वो जिस जिसके पास जाकर अपनी बेल बजाते हैं ना, सारी सोल उठकर उसके पास चली आती। कहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। पता चलता है किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। कहते अरे तुम कौन हो। कहते क्यों पहचान नहीं पाए क्या, एकदम ध्यान से देखो। कहते अरे लॉर्ड सिंह आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। कहती मैं तो ट्रायल के लिए आई हूँ। वैसे लाइफ एंड डेथ का सवाल है ना, मुझे तो वो बुक दे दो लाइफ एंड डेथ की। कहते नहीं आप ये क्या करेंगी।
कहती मुझे चाहिए, वो पेज फाड़ने लगती। कहते अरे पेज मत फाड़िए, इससे हम लोगों को सज़ा मिलेगी, हम लोगों का बोनस कट जाएगा। आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। जब दोनों को आँखें घूर कर देखती है ना, तो वो दोनों लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वो रियल से नियान वहाँ पर आता है। लॉर्ड सिंह बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी में आई हूँ, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। मैं तो वैसे भी हमेशा से ही बीमार थी, कमज़ोर थी, लेकिन मुझे जो है फेंग चेंग ने धोखा दिया, उसने सिंह आर्मी को धोखा दिया, मेरे ग्रैंडफ़ादर को धोखा दिया। मैं चाहती हूँ कि वो जान से मारा जाए। कहते ठीक है, तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी। वहाँ पर वो तुरंत ही थैंक यू कहकर तुरंत ही बेल छीन लेती है। दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और जितनी भी सिंह आर्मी थी वो जिंदा हो जाती है। यहाँ तक कि डिप टिल्लू भी कहती है कि चलो, क्या तुम लोग इन लोगों को मारोगे? नहीं, सबको मार डालो। एक-एक करके सबको मार डालते हैं। जब लास्ट में एक सैनिक बचता है तो कहते हैं इसे भी मारो। वो नीचे घुसता है, कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। पीछे से ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होते हैं, कहते हैं ये अंडरवर्ल्ड की क्वीन है, भला इससे कौन ही बच सकता है। वो दोनों भी वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं। पता चलता है कि वहाँ पर बिजली कड़कने लग रही थी, क्योंकि वो ट्रिब्यूलेशन के लिए आई और इस तरह यहाँ अपनी पावर का यूज ज्यादा नहीं कर सकती है। कहती है हाँ हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया। वो अपनी तलवार ऊपर उठा लेती है। डिप्टी कहते हैं ये पागल हो गई है क्या, इसे क्या हुआ? लेकिन उसके ऊपर तब भी थंडर स्ट्राइक का असर होता है, तो वो भागने लगती है। कहती है दोबारा मेरे ऊपर असर मत करना। लेकिन फिर से उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर होता है, वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर जो फेंग बोंग आ जाते हैं। वो बड़े ध्यान से देख रही होती है, कहती वाह क्या हैंडसम इंसान है। लेकिन ब्लड जेट फिर से चमकने लगता है। कहते हैं कि जरूर यहाँ पर कोई अंडरवर्ल्ड से है, ये कौन है? पीछे से डिप्टी जैसे ही देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा, ये तो फेंग वोंग है। आप यहाँ पर अब पता चलता है क्योंकि फेंग वोंग काफी बदसूरत है देखने में, इसी वजह से वो हमेशा से मास्क लगा कर रखते हैं। उनका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा, इवन उनके घर वालों ने भी नहीं। तब वहां पर पता चलता है कि मिस सिंह के ऊपर जो है हमला किया गया था, तो हम लोग उन्हें बचाने के लिए आए थे और अभी सारे के सारे सैनिकों को मार दिया गया है। बड़े ध्यान से पूरी टाइम फेंग बोंग देख रहे होते हैं। मिस सिंह की तरफ देखिए, मुझे कुछ भी करके अपना राज कभी भी सामने नहीं आने देना है। इशारा करती टिटू लोगों को कि चलो इनको थैंक यू बोलो कि ये सही टाइम पर और हम लोगों की रक्षा की। कहते हैं कि अरे मैंने रक्षा नहीं की, यहाँ पे सारे के सारे लोगों को जिंदा सेन्यान ने किया था और वो नहीं चाहती थी कि इस राज का खुलासा हो। उन्होंने सारा क्रेडिट जो है फेंग बोंग को दे दिया था। अपना बेहोश होकर गिर जाती है। कहते क्या हुआ तुम्हें? कहती है मुझे तो चक्कर आ रहा है। सब कहते हैं जल्द से जल्द इन्हें लेकर चलो। अब यहाँ पर पता नहीं क्यों फेंग वोंग का दिल तेजी से धड़क रहा था कि ये लड़की मेरे पास में है, तो मैं इसे दूर क्यों नहीं कर रहा हूँ। पीछे से फेंग वोंग का सैनिक कहता आज तक कोई भी लड़की फेंग वोंग के करीब नहीं जा पाई है, जो भी गया है जान से मारा गया है, तो आखिर ये लड़की इतने करीब कैसे है। कहते ठीक है, चलो मैं अभी तुम्हें थैंक यू करता हूँ, लेकिन थैंक यू के बदले क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कहती ये क्या, ये तो मुझे एकदम डिफरेंट टाइप ट्रीट कर रहा है। पीछे से सैनिक को यकीन नहीं होता कि ये मॉन्स्टर और मॉन्स्टर से शादी क्यों कर रहे हैं। पेंगोंग कहता चुप हो जाओ। कहती हाँ तुमसे शादी मैं जरूर करूंगी, वैसे भी अपना ट्रिब्यूलेशन मुझे पूरा करना, लव ट्रायल पूरा करने के लिए मुझे किसी न किसी का तो साथ चाहिए। कहते हैं कि याद रखो कि आगे से तुम्हें मिसेज फेंगोंग बनना है। सबके सब नीचे कुछ छुप जाते हैं कि क्वीन आपका स्वागत है। वो उसे घोड़े में बैठाकर लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि पूरी सिंह आर्मी को मार दिया गया है। अब वो पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमा सकता है। पीछे से उनकी कॉन्कुबाइन कहती है कि हाँ सही है, अब सिंह आर्मी भी हमारे कब्जे में होगी और सिंह फैमिली भी। बस उसे किसी तरीके से और बदनाम करना है और उसकी बेटी से जो है रिश्ता तोड़ना है। चलो चलते हैं। इधर हम फेंग वोंग को देखते हैं, जो नहा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंडरवर्ल्ड के कुछ यादें दिखाई पड़ती हैं और उन्हें लगता है कि वो हमेशा से उनका सपना है। पता चलता है कि हमेशा से ही फेंग वोंग जो है सही सिंह यान से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार का इजहार करने जाते हैं तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाती। कहती है कि मुझे इन प्यार जैसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इससे बढ़िया है कि मैं एविल सोल्स के साथ थोड़ा सा फन कर लूं। वो जब भी उसके पीछे जाता है वो हमेशा ही चली जाती। कहता है मैं तुम्हारा 1000 years तक वेट करूंगा। इधर पूल में बैठकर वो बोलता है कि पता नहीं क्यों हमेशा तो मुझे एक लड़की दिखाई पड़ती है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इससे कनेक्टेड हो। पीछे तभी सिन आ जाती है और वहां पर कहती है कि आप नहा रहे हैं, ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं किसी को ऐसे देखूं, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें देखकर तो मैं दूर नहीं रह सकती हूँ, एकदम पास आने का मन कर रहा है। कहती विदाउट पावर मैं तुम्हें छू तो रही हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हारे सोल को खींचना पड़ेगा। मास्क हटाती है तो देखती है कि सबने कहा था कि ये गंदा दिखता है, हॉर्बल दिखता है, लेकिन ये तो कितना अच्छा दिख रहा है। ट्रिबुलेशन बाद में पूरा होगा, पहले इसके साथ थोड़ा रोमांस तो कर लूं। उसके पास जाती है, उसकी पावर को खींचने लगती है, सोचती है इसको बेहोश कर दूंगी, अनकॉन्शियस मोड में इसके साथ रोमांस करूंगी। लेकिन जैसे ही जाने लगती है तो वो उसे पानी में खींच लेता है। कहती ये क्या, मेरी पावर क्यों नहीं काम की? वो उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। कहती कि क्या कर रहे हो, मुझे सांस नहीं लेने दे रहे हो तुम।
कहता है कि शुरुआत तुमने की थी, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहती मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है गलतफ़हमी तुमने पैदा की है, मैं तो बस उसे मिटा रहा था। वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है मेरे पास आओगी ज़रा? वो उसके कान को फिर से पकड़ता है और उसके पास जाने लगता है। कहता है देखो मुझे कन्विंस कर लो। मन में सोचती है कि मैं इसे सेड्यूस करने आई थी या मुझे सेड्यूस कर रहा है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। बार-बार फेंग वांग कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसे तुम्हारा प्लान अच्छा था मुझे फँसाने का वहाँ पर। वो उसके हाथ से ब्लड जेड खींच लेती, कहती ये क्या है, बहुत कीमती है क्या? तब यहाँ पर फेंग वांग सोचता है कि आज तक इसे कोई भी टच नहीं कर पाया क्योंकि अंडरवर्ल्ड की शक्तियाँ इससे जुड़ी हैं। मेरी मदर इसे देकर गई थी, कहती कोई बात नहीं तो मैं इसे रख लेती हूँ। कहता है हाँ बिल्कुल रख लो। सेंग मेंशन में वहाँ पर क्राउन प्रिंस और कॉन्कुबाइन जाते हैं अपना रिश्ता तोड़ने के लिए। कहते हैं सब कुछ क्लियर है ना, चलो अंदर चलते हैं। वहाँ पर ग्रैंडफादर बैठे होते हैं, पता चलता है कि अभी तक प्रिंसेस और श्रृंगारमी वापस ही नहीं आई। कहते हैं अगर प्रिंसेस की डेथ हो गई ना तो वो लास्ट ब्लड लाइन है यहाँ की, कोई भी नहीं बचेगा। सेंग फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कैसी बकवास करो, मेरी ये नर वापस आएगी, आएगी मतलब आएगी। बड़ी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन सामने से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हैं लेकिन क्राउन प्रिंस एटीट्यूड दिखाकर ना सामने जाकर बैठ जाते हैं। कहते हैं बताइए क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं पता कि तुम्हारी बेटी हमेशा ही मुझे अप्रोच करती थी। तब यहाँ पर कंकुबाइन कहती है मैंने सुना हमेशा बॉर्डर पर रही है ना सैनिकों के बीच में, पता नहीं उसका कैरेक्टर सही हो या नहीं हो। यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में ऐसा कहने की, वो बहुत ही अच्छी है, उसने हमेशा ही अच्छे से पढ़ाई-लिखाई की है। पर डे केयर पढ़ा जाता है कि आपकी बेटी से सारे रिश्ते तोड़े जाते हैं। देर में सामने से आ जाती है सेंग। सेंग को देखकर सब कहते हैं कि इसके बारे में तो अफ़वाह उड़ाई गई थी कि ये बदसूरत लगती है, लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर है। अब तो क्राउन प्रिंस का भी मन बदल जाता है कि इससे शादी करूँगा, उसके बाद ही इसे मारूँगा। कंकुबाइन कहती है कि अच्छा तो तुम आ गई, लेकिन आज तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने वाली है। क्राउन प्रिंस कहते हैं एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा, तुम मेरी कंकुबाइन क्यों नहीं बन जाती, मेरे बच्चों को पैदा करो, इस राज्य में जनसंख्या को बढ़ाओ। कहती है तुम जैसे चूहे से भला शादी भी कौन करना चाहेगा, शक्ल देखी अपनी। कहता है कहा क्या तुमने, दोबारा कहो। कहती चूहा। अब वहां पर उसको बहुत गुस्सा आता है। पर फेंग वांग तो खूब हंस रहे होते हैं। ये नर कहती है कि तुम जैसे इडियट से मैं पहली बार मिली हूँ और वैसे भी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ना ही तुमसे एंगेजमेंट करनी, मैं अपनी तरफ से कैंसिल करती हूँ। सामने से कंकुबाइन कहती है कितनी पागल लड़की है, हाँ अच्छा रिश्ता ठुकरा रही, आगे चलकर ये इम्प्रेस बन सकती थी। कंकुबाइन कहती है ये लड़का कौन है, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें कहाँ से मिला, हाँ बताओ ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। ये पीछे के लोग कहते हैं हाँ पता नहीं कहाँ से आया, बताओ तभी तो पता चले। वहाँ पर वॉन्ग पिंग अपनी अदाएं दिखाता है एकदम लड़कियों वाली कि मैं तो आगे चलकर जो है शादी करूंगा प्रिंसेस से। पर सिंह उसे नीचे गिरा देती है तो अपना फिर से नीचे बैठ जाता है। कहता है कि देखो अब मैं सिर्फ इसका दीवाना हो चुका हूँ, जब जब ये मुझे अपने पास बुलाती है ना मुझे इससे और भी प्यार हो जाता है। पीछे के लोग कहते हैं ये कितना गंदा लग रहा है, आखिर ये ऐसे लड़के से कैसे प्रिंसेस शादी कर सकती हैं जो कि ना लड़का है ना लड़की, देखो तो इसकी अदा है। बाहर से सैनिक कहता है कि आज तक मैंने अपने राजा को ऐसा करते हुए नहीं देखा, आखिर कैसे राजा ऐसी हरकतें कर सकते हैं, जरूर उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम कैसे लड़के से शादी कर रही हो। कहती मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, तुमसे तो लाख गुना अच्छा है, कम से कम 2-3 लाख लोगों से फ्लर्ट तो नहीं करता है ना, सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। कहते हैं और क्या, मैं तो इसी का ही रहूंगा। यहाँ पर कंकुबाइन रोकती है कि तुम अपना जो फैसला लेकर आए हो उस पर अटल रहो, इससे शादी तोड़ दो। वहाँ पर पता चलता है कि अगर सिंह आर्मी 1 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो सारा का सारा ब्लेम ग्रैंडफादर के ऊपर डाल दिया जाएगा, पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को निछावर की है और आज जब वक्त आया तो राजा मुझे मारने का आदेश दे रहे हैं। कहती है कि ग्रैंडफादर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्राउन प्रिंस दिल्ली देखते ना खुश हो जाते हैं कि पूरी सिंह आर्मी जो है उनकी होगी, पर सेनियान रोक देती है कि नहीं कोई भी टैली नहीं दी जाएगी। पिल्लू भी आ जाते हैं, सारे सैनिक भी आ जाते हैं। कहते हैं वाह क्या बात है। क्राउन प्रिंस के होश उड़ जाते हैं कि मेरे पास तो संदेश आया था कि ये सब मर चुके हैं लेकिन ये सब जिंदा कैसे हैं। कहती है वो क्या है ना क्राउन प्रिंस की जिनको आपने भेजा था ना वो मर चुके हैं। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कंकुबाइन कहते हैं ज्यादा दिमाग मत खराब करो। कहती है उफ मेरे सामने से हट जाओ, तुम बहुत बदबू आ रही। मारती है एक थप्पड़, कंकुबाइन को नीचे गिरा देती है। कहती है यो हाइनेस इस तरह की लड़कियों को आप पसंद करते हैं ना, मेरा इस तरह का बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, आप अपने स्टैंडर्ड के लड़कियों को ही लाइक करिए। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं कि इन लोगों को यहीं पर मार डालो, लेकिन उन 2 सैनिकों को ही वहां पर मार दिया जाता है। क्राउन प्रिंस अच्छी चाल चलते हैं कि उन 2 सैनिकों को जो है सेन फैमिली द्वारा मारा गया, तो लोग रिबल बन गए हैं, राजा बनना चाहते हैं। वहां पर फेंग वांग इशारा करता है कि अपने सैनिकों को कि आ जाओ, अब चलो आर्मी की टैली मुझे दे दो। कहती ले लो ले लो ले लो, सामने अपना हाथ करती मारती मुका खुदे से क्राउन प्रिंस को मारती 10-12 थप्पड़, 30 थप्पड़, 40 थप्पड़, मतलब इतने थप्पड़ मारती है कि गिनती ही भूल
भूल जाती है। कहता है बस करो, तुम जानती नहीं हो किससे पंगा ले रही हो। उसका गला पकड़ कर दबाने लगती है। कहती है वो तुमने क्या कहा ना कि मैंने तुम्हारे दोनों सैनिकों को मारा, तो असली रिबेल तो मैं अब बनी हूँ। मारने चलता है जैसे ही तलवार, तो फेंग वोंग आ जाता है कि खबरदार। ये वहां पर जो है फेंग वोंग का सैनिक आता है, क्योंकि फेंग वोंग को कभी किसी ने देखा नहीं था। ऐसे ही फेंग चेंग फेंग वोंग का जेठ देता है। कहता है ऐसे कैसे अंकल, यहाँ पर अंकल को भी ये सारी बातें पता है क्या? ठीक है, अब राजा से बात करते हैं चलकर। राजा के सामने अब सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर राजा कहते हैं कि बताओ जनरल सिंह के पक्ष में है, कौन जनरल सिंह के विपक्ष में है। वहां पर दो लोग आते हैं जो जनरल सिंह पर आरोप लगाते हैं कि मुझे इसके ऊपर पहले से शक था, लेकिन दो लोग जनरल के पक्ष में भी आते हैं। कंकुबाइन कहती है सही बात है, मेरी आंखों के सामने इसने दो सैनिकों को मार डाला। मतलब ये लोग तो रिबल बन रहे हैं, किसी भी तरीके से तो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। राजा कहते हैं कि जनरल सिंह तुम कुछ कहना चाहोगे? कहते हैं कि क्राउन प्रिंस ने इन लोगों को मरवाया, हम लोग तो जानते भी नहीं, हमेशा इस राज्य की देखभाल की है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंह को गुस्सा आ रहा होता है। वो एक जगह पर लोगों को ठप कर देती है। पता चलता है ब्लैक एंड व्हाइट फिर से सोल्स को लेने आए हैं। कहती ये क्या, मुझे वो दिखाई दे रही? कहते हाँ मैं यहीं पर हूँ। पीछे से फेंग वोंग का शक एकदम गहरा हो जाता है कि ये लड़की तो यामा से बात भी कर सकती है। मतलब सच में इसके पास कोई पावर है। ये लड़की है कौन? ये हेल की रानी है क्या? तो जाती है ब्लैक एंड व्हाइट के पास। कहते प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। कहते अरे रिलैक्स हो जाओ, मुझे बस तुमसे एक फेवर चाहिए। ये जो दो जो सामने सैनिक मरे पड़े हुए ना, इनको जिंदा कर दो, उसके बाद इनको लेकर चले जाना। कहते ठीक है, इतना काम है तो मैं अभी कर देता हूँ। वो दोनों को जिंदा जिंदा कर देते हैं। कहते हैं कि वो दोनों कहते क्या मैं जिंदा हो गया क्या? कहती जिंदा नहीं हुए हो, लेकिन तुम्हें जाने से पहले कम से कम अपने कातिलों को सजा तो देनी पड़ेगी ना। तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना पड़ेगा और क्राउन प्रिंस के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। कहते हैं ठीक है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते ही सबको ठंड लगने लगती है कि देखो ये दोनों यहाँ पर गवाही देंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं पागल हो क्या, मरे हुए लोग कैसे गवाही देंगे? वो कहती उठो उठो, लेकिन दोनों उठ ही नहीं रहे होते। तो चाकू लेती है, मारने चलती है, तो दोनों उठ जाते हैं। वहां पर वेंग फेंग तो खुद से हंस रहा होता है, बाकी सब डर जाते हैं, तो बेहोश हो जाते हैं। मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं? रजिस्ट्री कहते हैं बताओ क्या हुआ है? क्राउन प्रिंस तो खुश हो रहे होते हैं कि भले ही जिंदा हो गए, लेकिन बोलेंगे तो मेरे ही पक्ष में। कंकुबाइन बहुत खुश हो रही होती है और पीछे से सेंग कहती है बताओ। दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये सारा का सारा काम जो है क्राउन प्रिंस का था। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि सेंग फैमिली को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए और टैली अपने हाथ में ले ली जाए, ताकि आगे चलकर इस राज्य पर कब्जा किया जा सके। कहता है तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो? अटैक करने चलता है वो दोनों सैनिक, तुरंत वहां पर मर जाते हैं। जनरल चंग बोलते हैं कि आपको मेरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, सामने है सब कुछ। लेकिन राजा हंसने लगते हैं, कहते हैं अरे जरूर कुछ प्रिंसेस से गलत फहमी हो गई होगी, बच्चों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं। पीछे से सिंह को इतना गुस्सा आता है कि इस क्राउन प्रिंस से बदतर तो ये राजा है जो अपने बेटे का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो पीछे मुड़ता है, कहता है याद रखो कि सिंह कि तुम मुझसे बच नहीं सकते हो, एक दिन मैं तुम्हें जरूर अपनी रानी बनाऊंगा। वो इशारा करते फेंग वोंग को कि सामने आओगे या नहीं आओगे। जाकर वो सामने खड़ा हो जाता है, कहता है ओ मैं तो यहीं पर हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मैं क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करूंगी। कहते हैं कि लेकिन जब यहाँ से बचकर जाओगी ना, तभी तो तुम इससे शादी करोगी। वो एक झटके में ही सब लोग को नीचे गिरा देते। पता चलता है कि वो फेंग वोंग है वहां पर। राजा तो डर के मारे पीछे खिसक जाते हैं कि ये एक क्रूअल पर्सन है, मतलब इतना क्रूअल कि आज तक उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, जो भी सामने आया सिर्फ मारा गया है। सबके सब नीचे झुककर ग्रीट करने लगते हैं। कंकुबाइन के भी फादर भी वो वहां पर होते हैं। कहती फादर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये है ही नहीं वो, ये ना तो लड़का है ना तो लड़की है, ये फ्रॉड है। तो वो तुरंत खड़े हो जाते, कहते हैं चलो सब लोग नील डाउन, तो ये फेक फेंग वोंग है। जनरल बहुत डर रहे होते हैं कि मुझे रियलिटी बताओ। कहती है अरे ग्रैंडफादर सच बोल रहे हो, यही फेंग वोंग है, बस लोगों को समझ में नहीं आ रहा, स्टूपिड है तो मैं क्या करता। कहते इसको मारो यहाँ पर। कहते चलो पीछे हटो, मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तब फिर से सब लोग मारने चलते हैं। तब यहाँ पर फेंग वोंग कहता है कि तुम लोग मुझे टच भी नहीं कर सकते हो, जबकि मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। लेकिन क्राउन प्रिंस कहते हैं अटैक करो। उन सबको नीचे गिरा दिया जाता है और वहां पर तभी फेंग वोंग के शैडो गार्ड आ जाते हैं। शैडो गार्ड देखकर अब सबके सब डर जाते हैं कि यही फेंग वोंग है। क्राउन प्रिंस भी डर जाते हैं, जितने लोग खड़े हुए थे ना वो फिर से नीचे बैठ जाते हैं। राजा तो राजगद्दी पर गिर ही जाते हैं। कंकुबाइन कहती है मैं नहीं मानती हूँ, जो फेंग वोंग है उनके पास ब्लड जेट था। कहती अरे वो ब्लड जेट तो मुझे प्यार के टोकन के रूप में मिला है। तब इस पर फेंग वोंग कहता है इतना क्यों प्राउड फील कर रही हो? कहती दिखा रही हूँ, चुप बैठो। अब सामने फेंग वोंग कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल लिया है। लेकिन इतनी देर में राजा नीचे आते हैं, कहते अरे गलत फहमी हो गई, माफ कर दो, बेचारों से ऐसा हो गया।
कॉन्कुबाइन कहती है कि तुम ज्यादा नहीं बोल सकते, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तब सिंह कहती है रुको रुको, मैं तुम्हारे बाल उखाड़ लूं ना, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। पेंगोंग कहता है कि येनर और मैं शादी करना चाहते हैं 3 दिनों के अंदर। ग्रैंडफादर जैसे ही सुनते हैं कि एक क्रूएल पर्सन से उनकी ग्रैंड डॉटर शादी करने वाली, वो नीचे तुरंत ही गिर जाते, खूब तेजी से रोने लगते हैं। कहती है कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं नहीं, तुम शादी नहीं कर सकते। तब इस पर फेंगोंग कहता है क्यों, अपनी रॉयल आंट को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो क्या? मन में सोचती वाह, रॉयल आंट के सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। कहती है कि प्रिंस चलो ना, मुझे रॉयल आंट तो बोलो प्लीज, एक बार बोलो। कहता है हाँ रॉयल आंट। कहती गुड बॉय, लो कैंडी खा लो। चलो कैंडी उठाता है, अपने मुंह में डालता है। कहती गुड बॉय मेरे नेफ्यू, आज के बाद ऐसे बेवकूफी जैसी हरकतें मत करना। तुरंत ही वो कैंडी उगल देता है और रास्ते से जा रही होती है और बड़े ध्यान से देख रही होती है। कहती है कि ये तो मुझे देख भी नहीं रहा है और मुझसे शादी करने की बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ये मुझे जान से मार ना दे। उधर अभी भी पूरे टाइम जो फेंगोंग होता है अंडरवर्ल्ड वाली बात सोचा करता है कि ये वही है या नहीं है। जब भी ये मेरे पास आती है तो मेरा जेट भी हिलता है और मैं इसे अपनी दिल की बातें बताए बिना रह भी नहीं पाता हूँ। कहती है कि ये बताओ कि तुम मीटिंग नाइट वाले दिन मुझे पॉइजन तो नहीं देने वाले हो ना, जो शादी की बात इतनी जल्दी कर रहे हो। कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा? कहती ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़। वो जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कहती मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो? कहता है ये क्या बात हुई, प्यार नहीं करता हूँ क्या? धक्का लगता है और उन दोनों का वहाँ किस हो जाता है। कहती है अरे दूर हटो। वो कहता है किस फिर से तुमने स्टार्ट किया। वो जबरदस्ती उसको किस करता रहता है करता रहता है। कहती है अरे इसके पास आ जाते तो मेरी पावर क्यों नहीं काम करती। कहती है तुम मुझे जानबूझकर इसी वजह से अपने पास किस करने के लिए बुला रहे हो ना, ताकि मैं सांस न ले पाऊँ और बिना सांस लिए मर जाऊं तुम्हारे किस करते करते। मेरा गेस एकदम सही है ना? लेकिन पता चलता है जनरल में इंसान आ गया है, तो वो नीचे उतरने चलती है। तब यहाँ पर फेंग वांग अपना हाथ देते हैं कि नीचे आओ, लेकिन अभी पीछे जनरल सिंह की हालत डाउन हो रही होती है। जब सब लोगों को वहाँ पर पता चलता है कि वो फेंग वांग है, तो नीचे बैठ जाते हैं कि अरे आप यहाँ पर, आप तो इतने जो है क्रूअल हैं। पीछे से ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ ब्लिंक कर रहे होते हैं कि तुम्हें कोई खतरा है तो मुझे इशारा करके बताओ, लेकिन प्लीज इस क्रूअल पर्सन से शादी मत करो। वो अपने दोनों आंखों पर हाथ रखती है। कहती ग्रैंडफादर, मुझे पहली नजर में ना फेंग वांग से प्यार हो गया था और मुझे उसके अलावा कोई भी नहीं पसंद है। मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया है, इस वर्ल्ड में उससे अच्छा कोई नहीं है। कहते अरे मेरी ये नर बैटलफील्ड में जाकर नहीं मरी है तो यहीं मर जाएगी क्या? मैं उसे रोकूं तो कैसे रोकूं? प्लीज उसे शादी करने से कोई तो रोको। इधर राजा बैठे होते, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम दोनों लूजर्स की वजह से आज मुझे इतना नीचा देखना पड़ा है। तभी पता चलता है कि जो 5,000 जो और भी सैनिक भेजे गए थे वो सब भी मारे गए। कहते हैं ऐसे कैसे मारे जा सकते हैं, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखते हैं कि शादी का गिफ्ट आ चुका होता है जो है येनर के लिए। येनर वो सब देखकर बहुत खुश होती है। सैनिक कहता है कि आपको कोई भी कमी हो तो बताइए, आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। कहती नहीं, सब बहुत अच्छा है, जाकर बता दो। ग्रैंडफादर फिर से नीचे बैठ जाते हैं। प्लीज शादी मत करो ना उस क्रूअल पर्सन से, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। कहती अरे ग्रैंडफादर उठ भी जाओ, नाटक मत करो, आपके लिए एक गिफ्ट है। कहते कौन सा गिफ्ट? कहती चलो ना आपको बताती हूँ। मिले हुए हम लोग एक टीम अप कर रहे हैं, जिससे जो यहाँ के राजा है ना उनको राजगद्दी से हटाकर आपको राजा बना देंगे। इतना सुनना था कि जनरल नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं ये लड़की तो मेरी जान ही लेकर रहेगी, रिबेलियन बनने की कोशिश कर रही है। कहती डोंट वरी ग्रैंडफादर, आप मरेंगे नहीं। तभी पता चलता है कि बाहर उससे मिलने कोई आया है। दासी कहती है कि आपको अंदर बुलाया गया है, आप जाइए। जैसे अंदर जाती है कहती वेंग फेंग, लेकिन उसे पता होता है कि जानबूझकर उसे क्राउन प्रिंस ने बुलाया। कहती है क्यों? आ गई ना, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। मुझे शादी कर थप्पड़ मार देती है कि दूर हटो, तुम उसके बराबर भी नहीं हो। उसे चक्कर आने लगता है। कहती ये क्या किया तुमने? कहता है ऐसे जल रहा है जिससे तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। वो अपने कपड़े जल्द से जल्द उतारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए जाता है, लेकिन वो तुरंत ही हट जाती है। कहता है ये क्या तुम्हें नशा नहीं हुआ? कहती है तुम जैसे बदतमीजियों की वजह से मुझे नशा होगा। सीने पे पैर रखती है। कहती है अब तो मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। लाती है एसेंस उसके चारों तरफ घुमाने लगती है। कहती देखो देखो इसकी पावर देखो, उसके दोनों टांगों के बीच में रख देती है। एकदम क्राउन प्रिंस की हालत डाउन हो जाती है। तभी क्राउन प्रिंस की स्टेप मदर ना, जो कि बहुत ही दुष्ट होती है, उधर से निकल रही होती है। कहती है कि पता है मैंने क्राउन प्रिंस को ना चिल्लाते हुए देखा है, आप देखिए चलकर। कहती है क्या, कहाँ पर क्राउन प्रिंस? दासी जाती है लेकिन रोक देते हैं कि तुम रहने दो, उसकी माँ है वो समझ लेगी। जो प्रिंस होते हैं ना उसको अंदर खींच लेते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। कहती है कि तुमने मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तभी राजा को वही दासी और कंकुमाइन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरे टाइम वेंग फेंग स्माइल कर रहा होता है। राधा कंकुमाइन कहती है कि तुम्हारी शादी जिस लड़की से
से होने वाली है, देखो क्या बदतमीजी कर रही है, उसकी क्या ही इज्जत रह गई यहाँ पर, अब क्या तब भी तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन तभी पीछे से आ जाती है ये नर, कहती क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रही हो, मैं तो यहीं पर हूँ। कहती अगर तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन है। दरवाजा खोलते तो देखती है कि वो उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा है। सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, वो उसकी आंखों पर हाथ रख देते हैं। उसके फादर कहते हैं हट जाओ यहाँ से। क्राउन प्रिंस पूरे नशे में होते हैं और स्टेप मदर को छोड़ ही नहीं रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस जो मैजेस्टी के मुंह से ब्लड निकलता चिल्ला रहे होते हैं कि मार डालो इसको, मार डालो, इसने मेरी वाइफ के साथ क्या करने की कोशिश की है, इसे सबके सामने लेकर आओ। पैर मारते हैं, वो दूर जाकर गिरता है, उसके ऊपर ड्रिंक गिराते हैं। कहते हैं तुम्हें तमीज नहीं है, शर्म नहीं है, बायोलॉजिकल मदर लेकिन स्टेप मदर तो है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये सब मैंने नहीं, इस ये नर ने किया है, इसकी साजिश है। कहती है मैंने तो पता है बहुत मुश्किल से आपको बचाने की कोशिश की थी, प्रेस भी आपको बचाने गई थी, लेकिन आप ये सब क्या करने लगे। मैं जब तक लोगों को लेकर आती तब तक यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका था। तब यहाँ पर जो है फेंगोंग कहते हैं कि आप अपने बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से निष्कासित कर दिया जाता है। इधर जैसे ही फेंगोंग नीचे उतरने चलता है, कहती है एक बार बताओ तुमने जरा सा भी मेरे ऊपर शक नहीं किया। कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर शक करूंगा। कहते हैं नहीं, फिर भी यह तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है, पहली नजर वाला प्यार। कहते हैं हाँ बहुत प्यार हो गया है, मन कर रहा है तो मैं खा लूं। कहते हैं क्या खा लूं, क्या खा लूं। और उसके हाथ में ग्रेप्स होता है, वो उसे ही खा लेता है। कहते हैं देखो मेरे सीने पर हाथ रखो, मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हुआ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं फिंगॉक सोचता है कि मैं इसे जो भी नहीं कहना चाहता हूँ वो भी मेरे मुंह से निकल जाता है, आखिर करूँ तो क्या करूँ। वो उसको फिर से किस करती है। अब दोनों वहां पर एक दूसरे को किस करते हैं और अपना रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर सैनिक जो है अपना कान बंद कर लेता है कि देखो तो दिन में ये सब कर रहे हैं, अपने कान पर हाथ रखता है। तो दूसरा वाला सैनिक उसके सर पर मारता है कि चुप बैठो। जैसे जनरल देखते हैं कि वहां पर येनर आ गई है, लेकिन जनरल की नजर पड़ती है जो है फेंगोंग के गले पर, तो वो अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। एक लड़की बोलती है कि देखो देखो अंकल को ना मॉस्किटो ने काट लिया है। कहती है कि अरे रे नहीं, मच्छर ने नहीं काटा है, देखो मैंने काटा है, ये सब मेरे किसके निशान है। ग्रैंडफादर अच्छे हैं ना, अच्छे हैं ना। लिटू कहते हैं बहुत अच्छे हैं। जनरल कहते हैं ये लड़की तो मेरी बेइज्जती ही करा कर रहेगी, इसको जल्द से जल्द शादी करा दो। लिटू कहते हैं हाँ शादी करा दो, जल्द से जल्द ग्रैंड चाइल्ड मिल जाए, क्योंकि इस तरह इन दोनों का रोमांस करना अच्छा भी नहीं। कहते हाँ चलो अंदर चलो। लेकिन अंदर जाते ही ये ना रोक देते हैं कि इसके आगे नहीं, शादी कर लो उसके बाद इसके आगे आना। वो अपना गाल पकड़कर शर्माते हुए चले जाते हैं। सैनिक कहता है प्यार सबको अंधा बना देता है, और देखो मेरे फेंगोंग को भी रोमांटिक इशू ने एकदम पागल ही बना दिया है। इधर उस दासी को ना क्राउन प्रिंस से मार देते हैं जान से, क्योंकि उसकी वजह से सारा प्लान फेल हुआ था। राजा फिर से गुस्सा करते हैं कि तुम दो लूजर्स का आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, उन दोनों को कैसे भी स्टॉप करो। उसकी शादी जो है सेंग मेंशन में नहीं होनी चाहिए, अगर सेंग मेंशन में हुई तो सारी आर्मी उसकी हो जाएगी और वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अब शादी का दिन आ जाता है, जाते हैं फेंगोंग और वहां पर सिंह का हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी वेडिंग नाइट का टाइम भी नहीं आया था। ये ना पूरे टाइम ना फेंगोंग को छू रही होती है। कहते हैं अरे इतनी भी क्या जल्दी, अभी रात तो आएगी ना, वैसे कल किस याद है ना। कहती है कि तुमने तो अपनी बॉडी वॉडी खूब अच्छे से बना ली है। कहते हैं हाँ क्योंकि रात भर रोमांस जो करना है, अब मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, चलो चलते हैं। वहां पर उन दोनों की शादी होती है, ग्रीट किया जाता है ग्रैंडफादर को और जो है हेवन को। ग्रैंडफादर कहते हैं ये तुम्हारे लिए दवा है। फेंगोंग कहता है ग्रैंडफादर कौन सी दवा। कहते हैं अरे हमारी खानदानी दवा है, जाओ तुम्हें पता चल जाएगा। ग्रैंडफादर बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो रूम में पहुंचते ही सबसे पहले उसको किस करने लगता है। कहती इतनी जल्दी भी क्या है। कहते हैं क्यों, इसी के लिए तो शादी की है, अब तो मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। और एक दूसरे को किस करते अपने कपड़े उतारने लगे, फिर से वो उसको किस करता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है। इस पर डेजेनर कहती है कि क्या हुआ, आप रुके क्यों। कहते हैं अरे ग्रैंडफादर ने दवा दी थी ना। पूरी दवा निकालती है और कुछ अपना खाती है और हद से ज्यादा जो फेंगुओं को भी खिला देती। कहती है ये क्या हुआ तुम्हें। कहते मुझे भी नहीं पता। साथ अपना वक्त बिताता है, रोमांस करता है। कहती है अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूरी रात वो परेशान हो जाती है, चिल्लाती रहती है। इधर क्राउन प्रिंस ने एक नया पैतरा अपनाया था कि सेंग फैमिली पर आरोप लगाएंगे। इधर सुबह भी ना वो बस एक ही चीज बोल रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। तभी पता चलता है कि बाहर क्राउन प्रिंस आ गए हैं। अभी क्राउन प्रिंस कहते हैं लोगों ने जो आर्मी के टीचर थे ना उनमें हेरा फेरी की है, इसी वजह से वाइप आउट का पूरा फरमान आया है राजा की तरफ से। कहती है कि प्रूफ कहाँ पर है। कहते प्रूफ राजा देंगे। राजा ने कह दिया मतलब कह दिया, चलो नील डाउन हो जाओ मेरे सामने। लेकिन तुरंत ही वो उसको थप्पड़ मार देती कि नील डाउन, वो भी तुम्हारे सामने। वो पीछे भाग जाता है। सारे सैनिक एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं इन सबको घेर लो, अगर तुमने इन दोनों को मार दिया ना तो ये एक गिफ्ट होगी मेरी तरफ से येनर तुम लोगों के लिए, तुम लोग इसका लुत्फ उठा सकते हो। कहते हो वाह, प्रिंसेस का लुत्फ उठाने का
अलग ही मजा होगा। फेंगोंग उसको मार देता है एक सैनिक को। कहती मजा मार रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर क्राउन प्रिंस फिर से कहते हैं मारो इन लोगों को। जो फेंगोंग की आर्मी है उसे आने में लगभग आधा घंटा लगेगा, तब तक एक गुप्त रास्ते से हम लोग भाग चलते हैं। कहते हैं क्राउन प्रिंस भागने का प्लान, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते और दिन में सपने देखना बंद कर दो। पता चलता है क्राउन प्रिंस की जितनी भी आर्मी थी ना उसे मार दिया गया है, लेकिन वो लोग यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि झूठ बोल रहे। इतने सैनिकों को भला कौन मार सकता है। हम लोग यहाँ पर इन लोगों को खत्म करेंगे और कोई भी है उनकी बातों पर यकीन मत करो। लेकिन तभी पीछे से जनरल आ जाते, कहते कौन है जो मेरी ग्रैंड डॉटर को परेशान कर रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहां पर सबके बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस आते हैं और ग्रैंडफादर पर अटैक करते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर के सिर्फ बगल से तलवार निकली होती है, उसे जान से नहीं मार पाते हैं। कहते हैं मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना। लेकिन क्राउन प्रिंस की अचानक से नजर पड़ती है आसमान पर। कहते हैं भूत भूत। पता चलता है कि लॉर्ड फिनिक्स को हेवन से लेने के लिए भेजा गया है, क्योंकि जो डीमन सील लगी थी एक तलवार पर उसमें कुछ छेड़खानी की गई। नीचे तो फेंगोंग लड़ रहा होता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। अचानक से उसके ऊपर पावर का असर होता है और नीचे से क्राउन प्रिंस अटैक कर देते हैं फेंगोंग पर। लिएनर अभी तक आराम से बैठी थी, जैसे ही देखती है कि वहां पर फेंगोंग को चोट लग गई है तो वो डर जाती है। कहती तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें क्या हुआ है। कहते हैं कि मुझे तो मरना ही पड़ेगा, मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार था, इतना प्यार कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना मरना सब कुछ चाहता था। तभी वो व्हाइट एंड ब्लैक को बुलाती है, कहती है कि जल्द से जल्द मुझे लाइफ एंड डेथ की बुक दो। पता चलता है कि उसमें उसका नाम ही नहीं है। कहती है ऐसे कैसे नाम नहीं है। कहते हैं जरूर ये कोई एविल प्रवृत्ति होगी, इसी वजह से इसमें इसका नाम नहीं लिखा गया है। वोंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक एक बात तुम्हारी याद है कि कैसे मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा। रो मत। इतना कहते कहते उसकी डेथ हो जाती है। कहती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर एक भविष्यवाणी होती है कि जो यनर है उसका 100th अटेम्प्ट पूरा हो चुका है, वो गॉड बन सकती है। कहती है मुझे पहले उससे बदला लेना है उस क्राउन प्रिंस से, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे गॉड नहीं बनना है। और वहां पर उसे एक एक बात याद आती है कि अपने प्यार के लिए वो कुछ भी करेगी और उससे बदला भी लेगी। अब वो अपने रियल अवतार में आ चुकी होती है, क्योंकि अब उसका भी ट्रायल पूरा हो चुका होता है। भले ही उसने गॉड बनने से मना कर दिया है, लेकिन हेल की गॉड तो उसे बनना ही पड़ेगा। पर ब्लैक एंड व्हाइट नीचे बैठ जाते हैं और ग्रीट करते हैं। क्राउन प्रिंस इतना डरे हुए होते हैं कि मैंने घोस्ट को देख लिया, घोस्ट को देख लिया। इधर राजा बहुत खुश होते हैं कि वेंग फेंग की डेथ के बाद मैं सबको एक एक पोजीशन आगे बढ़ाऊंगा और कंकोबाइन को इम्प्रेस बनाऊंगा, क्योंकि वो ऑफिशियल इम्प्रेस बनेंगी। वो बहुत खुश होती है। क्राउन प्रिंस आकर नीचे गिर जाते हैं कि मैंने घोस्ट देखा, घोस्ट देखा। कहते हैं कौन सी घोस्ट। पीछे से येनर खड़ी होती है। तुम कौन हो। कहती है कि सबको यहाँ पर मरना पड़ेगा। वो सबको आग लगा देती है, सबके ऊपर सब एक एक करके वहाँ पर जलने लगते हैं। मुझे जाना पड़ेगा हेल की तरफ ढूंढ कर ही रहूंगी मैं तुम्हें। इधर हम हेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर इतने टाइम से अभी तक येनर वापस नहीं आई थी। तो वहाँ पर उसकी सिस्टर होती है, स्टेप सिस्टर। कहती है कि वो तो ट्रायल के लिए गई है और कभी भी वो अपना ट्रायल पूरा नहीं कर पाएगी। ये राजगद्दी कब तक खाली रहेगी, तो क्यों ना उसकी बहन को यहाँ पर राजगद्दी दे दी जाए। सब कहते हैं जाओ जाओ, तुम्हें ही ये जगह मिलनी थी। आखिर वो लड़की यहाँ पर आएगी नहीं। कहती है कि हाँ वो तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। फिर पीछे से येनर आ जाती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर सिस्टर भी कहती है कि एनिमल रियलम में तुम्हें भेज दूंगी अगर तुम नहीं गई तो। कहती है क्यों, भूल गई थी क्या, मैं यहाँ की गॉड हूँ। उसे रोक लिया जाता है। वो अपनी पावर से उन सारे सैनिकों को हटाती है। कहती है ये अंडरवर्ल्ड है और यहाँ के क्वीन मैं। अपने फादर पर अटैक कर देती है, उन्हें नीचे गिरा देती है। कहती है हटोगी इस राजगद्दी से। तब उसकी बहन कहती है फास्ट बनने की कोशिश मत करो, ये जगह मेरी है। लेकिन उसको हटाकर अपना ही उस जगह पर बैठ जाती है। कहती है कि जाओ और वेंग फेंग को ढूंढो, किसी भी लेयर पे 7 लेयर्स में वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। इतना टाइम बीत चुका था, लेकिन वो अपने लक को आजमाते आजमाते आज इतने दूर आ गई थी, लेकिन अभी तक फेंग वोंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चला था। हम देखते हैं राजा और सबको अंडरवर्ल्ड लेकर आया जा चुका होता है, लेकिन वो अभी भी जिद कर रहे थे तुम्हें पता है मैं राजा हूँ। सैनिक कहता है राजा नहीं हो, तुम मरे हुए हो, तुम्हारी आत्मा ही यहाँ पर सिर्फ। तो इस पर कॉन्कोबाइन कहती है कि देखो प्लीज हम लोगों को माफ कर दो। सामने से सेंग आ जाती है। कहती है क्यों, तुम भी मर गई क्या, यहाँ पर आ गई। वो सैनिक बोलने चलता है कि लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देती है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। राजा कहते हैं कि इसे मारो, ये इसी ने हम सबको वहां पर मारा, आग लगाई तभी हम लोग मरे हैं। सैनिक क्राउन प्रिंस को थप्पड़ मार देता है कि तमीज नहीं है, यहाँ की गॉड है और किंग है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम लोग किससे बहस कर रहे हो। हमारे गॉड से बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों को कभी भी रिबॉर्न होने का मौका भी नहीं मिलेगा। नीचे बैठकर माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम्हारी वजह से गलती हुई। कहती है तुम्हारी वजह से गलती हुई। सबके सब आपस में खूब लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे। कहती क्यों ना, मैं एक डॉग की खोज में हूँ, तो क्या तुम में से कौन मेरा डॉग बनेगा। कहते मुझे बना लो, मैं तो तुम्हारा पुराना
से को कंकुबाइन कहती है मुझे बना लो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। राजा कहते हैं मैं राजा था, तुम्हारे लिए अच्छे-अच्छे काम किए। सब एक-एक करके अपने लिए गुण कर रहे होते हैं तो सैनिक कहता है आप किसी एक को चुन लीजिए। कहते हैं कि इन बदतमीजों में से मैं किसी को नहीं चुनूंगी, जाओ काल कोठरी में बंद कर दो, इनका कभी भी बौर ना होने पाए। लेकिन अचानक से उसको वोमिटिंग जैसे लगने लगता है। फिजिशियन आते हैं, उसका हाथ चेक करने लगते हैं। उसकी बहन, मदर और फादर कहते हैं कि इसे आखिर हुआ क्या है। कहते कुछ नहीं, गई थी ना, इसी वजह से बीमार पड़ गई होगी। लेकिन उसकी सिस्टर कहती है अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो। है कि नहीं नहीं, भला ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने 1000 years का वेट किया था। हम दोनों लोग रोज रोमांस करते थे, रोज रोमांस करते थे, तब जाकर जाकर कहीं तुम पैदा हुई थी। और तुम्हें लगता है कि इतना आसान है एक गॉड का प्रेग्नेंट होना, हो ही नहीं सकता ऐसा। तब वो तुरंत ही इधर फिजिशियन कहते हैं कांग्रेचुलेशन आप प्रेग्नेंट है। कहती है क्या प्रेग्नेंट। अब पीछे तीनों का होश उड़ जाता है। लेकिन जो येनर होती है फिजिशियन को थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। कहते हैं नहीं आप सच में प्रेग्नेंट है। अब तो वो खुश हो जाते, कहते हैं हाँ प्रेग्नेंट है पता है, लेकिन एक स्पेशल चीज है। कहती है कौन सी स्पेशल चीज। कहते हैं आप ना कहते हैं बताओ ना जल्दी। कहते हैं आप 7-7 बच्चों को जन्म देने वाली है। यहाँ 7 बच्चों को भी 3 महीने के अंदर। कहते हैं कि फाइनली फेंग वांग पता चलेगा तो कितना खुश होगा। उसकी बहन कहती है कि मदर ये पिग है क्या जो इतने सारे बच्चों को पैदा करेगी एक साथ, इतनी दिक्कत हुई 7-7 बच्चों को पालेगी तो पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करेगी। उसके फादर कहते हैं चिंता मत करो, बच्चे पैदा करने के बाद वैसे भी औरत की सारी शक्तियां चली जाती हैं, तभी इसको सही वक्त आएगा मारने का। इधर हम फेंग वांग को देखते हैं जो अभी भी पूरे ख्यालों में खोया हुआ होता है। उठते ही कहता है कि ये बताओ वो कहाँ पर है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। कहता है कि हाँ, जाओ और वहाँ पर हम शादी का फरमान भेजो, साथ में गिफ्ट भी भेजो। इधर शादी के पूरे गिफ्ट लेकर यहाँ के लड़की से फिनिक्स लॉर्ड शादी करना चाहते हैं। सब कहते हैं क्या अंडरवर्ल्ड में शादी होगी, ऊपर से फिनिक्स लॉर्ड शादी करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 लड़कियों में से आखिर किससे शादी करना चाहते हो ये तो क्लियर ही नहीं हुआ। एक सैनिक बोलता है कि जो हमारे किंग है वो तो प्रेग्नेंट है तो जरूर जियाओ जियाओ से ही शादी करने आएंगे। जियाओ जियाओ बहुत खुश हो जाती है, फिनिक्स लॉर्ड उससे शादी करेंगे, इतने महंगे गिफ्ट। कहते अब तो हम उस लड़की को अपने रास्ते से हटा सकते। इधर इतना ढूंढने के बाद भी जब फेंग वांग नहीं मिला था तो वो गुस्सा कर रही होती है। इतनी देर में जियाओ आती है। कहती है इस जगह से हट जाओ क्योंकि मैं फिनिक्स लॉर्ड की फियांसे हूँ, देखो ये जेड मेरा है। कहती है फिनिक्स लॉर्ड का जेड है तो मैं क्या करूँ। वो उसका गला दबाने लगती है, नीचे गिरा देती है उन तीनों को। कहती है जाओ यहाँ से, मारने चलती है कुत्ते से। लेकिन तभी उसका पेंडेंट फिर से हिलने लगता है। कहती है क्या। उसे ढूंढने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ती है। जो जाजा होती है ना पहुंच जाती है फिनिक्स लॉर्ड के पास कि मुझे मिलना है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है कि अभी जो फिनिक्स लॉर्ड है वो डीमन शॉर्ड को सील कर रहे हैं, इसी वजह से तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो। कहती है मैं मिलूंगी, लेकिन उसकी मदर रोक लेती है कि बाद में इन दोनों सैनिकों को सबक सिखा देना, कि अभी के लिए यहाँ से चलो। हमने हम देखते हैं कि ढूंढते ढूंढते फेंग वांग को वहां पर येनर आ जाती है। कहती है कि तुम यहीं पर हो ना, यहीं पर हो। पीछे से 2 सैनिक उसके ऊपर अटैक करने चलते हैं। पता चल जाता है तो उसकी माँ कहती है तुमने कितने बेकार सैनिकों को हायर किया है, देखो उसको मार भी नहीं पाए। येनर के पेट में दर्द होने लगता है, डिलीवरी का टाइम आ चुका था। कहती यही टाइम है, चलो इसको मार डालते हैं। कोड़ा उठाते हैं, कहती रुक जाओ रुक जाओ। सारे बच्चे बोलते हैं कि प्लीज मेरी माँ को मत मारो मत मारो। कहते हैं अरे इसे मार डालो ना। वो चाकू से अटैक करने चलते हैं, तभी 7 बच्चे अंडे के रूप में बाहर निकल आते हैं। कहती है कि मरना पड़ेगा तुम लोगों को। तलवार उठाती है और उन लोगों को मारने चलती है कि शादी का दिन आ जाता है। फेंग वांग जाता है तैयार होकर, लेकिन अभी वहां पर उसके स्वागत करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं था। कहते ये क्या इन लोगों को पता नहीं है क्या कि मैं आज शादी करने के लिए आने वाला था। लेकिन इतनी देर में जाओ आती है। कहती है कि आप फिनिक्स लॉर्ड है क्या, मैं तो तैयार भी नहीं हुई। लेकिन पता है यहाँ पर एक दुष्ट लेडी ने अटैक कर दिया। जो जाओ थे ना उसके फादर का पेट खुला होता है, पेट की तरफ देख रहा था तो तुरंत ही जाओ उसने फादर के कपड़े को नीचे करती है और रोने लगती है। कहती वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही दुष्ट है, यहाँ के लोगों को मार रही है। कहती यहाँ तक कि मैंने आपको उसका टोकन भी दिखाया लेकिन वो तब भी नहीं मानी। कौन है बताओ ना, मेरी शादी के दिन वो ऐसा कैसे कर। जैसे फेंग वांग अटैक करने चलता है तभी 7 अंडे आ जाते हैं कि खबरदार अगर मेरी मदर के पास आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अंडे तो फिनिक्स प्रजाति के लगते हैं, आखिर यहाँ पर कैसे। वो एक अंडे को अपने पास ले लेता है। पीछे से तीनों कह रहे होते हैं मारो 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 लॉर्ड, इसको मार डालो, ये बहुत ही खतरनाक है। मन में सोचती है जाओ जाओ आज इसकी खाल ना बॉडी से अलग कर दी जाएगी। तो अंडे अपनी माँ को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं, हम लोग लड़ लेंगे। तो लड़ने लगते हैं और दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है। एक दूसरे को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी जो है जो कहते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, वो नीचे गिरने चलते बगल में खिसक जाता है। कंगन कहता है क्या क्या कह रही थी तुम। कहती है कि यही कि आप मुझसे शादी करने आए थे। कहती मैं वो भी तुमसे। कहते हाँ
उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके मुँह से ब्लड निकलने लगा। उसके फादर बीच में आ जाते, कहते कोई बात नहीं, तुम इससे शादी करो, इससे शादी करो, किसी से भी शादी करो। वो बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं सेंग को, लेकिन बीच में ही आ जाता तो उसका मुँह उठाकर पीछे पटक देते हैं। सातों बच्चे बीच में आ जाते हैं कि फादर बैड गाय, बैड गाय। येनर कहती है तुम्हारे फादर हैं। अब वो तुरंत ही उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर उन तीनों की खूब पिटाई की जाती है। फेंगोंग कहता है थोड़ा सा रोमांस ही कर लूं, वेडिंग नाइट याद है ना? कहती है हाँ, चलो फिर से उन सारी यादों को ताजा करते हैं। उसको किस करने चलते हैं तो सातों बच्चे कहते हैं अरे फादर आपको शर्म नहीं आ रही कि हम लोग यहीं पर है? कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया था। उन सातों को वो बाहर भेज देते हैं और उसको किस करने लगते हैं। सातों बच्चों को गर्म किया जा रहा होता है ताकि जल्द से जल्द वो रोस्ट हो जाए और उसके अंदर से बच्चे निकल आए। कहती है ये प्रक्रिया करनी जरूरी है क्या? कहते हैं हाँ, ये थोड़ी कठिन तो है लेकिन इससे बच्चों को खतरा नहीं है। तलवार को सील करने के लिए उसे फिर से जाना था। कहते हैं कि जल्दी आना। कि एक गॉड आते हैं और तलवार पर ब्लड लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अंडे पर भी डाइटी होते हैं, उसके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं। कहती है ये क्या ब्लैक एनर्जी कैसे है? जेनर होती है अपनी बॉडी का एक ब्लड बूंद उस पर गिराती है तो अंडा शांत हो जाता है कि मदर मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, इससे पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं जल जाऊंगा। अभी अपने सातों अंडों को लेकर बैठी हुई होती है। कहती है बहुत खतरा नजर आ रहा है, मुझे इनको बचाना ही पड़ेगा। सामने से मदर फादर सिस्टर कहते हैं कि ये क्या, ये तो कमजोर लग रही है। वो डाइटी उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का यूज कर देते हैं। तीनों लड़ने के लिए जाते हैं। वो किसी तरह अपने बच्चों को बचाने के लिए उनसे लड़ती है। वो तीनों फिर से उठते हैं क्योंकि नेगेटिव प्रवृत्ति पूरी हावी हो चुकी होती है, लेकिन सातों अंडे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अंदर ही रहते हैं, अंदर से बात कर रहे थे। कहते रहे तुम जिंदा हो ना, मरी तो नहीं, तुम जिंदा हो ना। वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। चलता है कि वो आ चुकी होती है फिर से हेवन के द्वार पर, मतलब उसका ये ट्रायल पूरा हो चुका था। फिर हम देखते हैं लॉर्ड को जो तलवार के पास जाते हैं। कहते हैं इस तलवार पर फिर से, इस तलवार को हमने सील कर दिया, गड़बड़ी तो नहीं लग रही है? कहते एक मिनट, क्या पता इसकी सील को तोड़ दिया गया हो। और सच में सील को तोड़ दिया गया होता है। तलवार उसे कैसे हट जाती है। कहते हैं कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन बीच में आ जाती है ये नर। कहती है मैं भी यहीं पर खड़ी हूँ। ये नर और वो तो दोनों उस डायटी से बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं कि ये नर को तलवार लग जाती है। डायटी होता है, कहता है कि तुम्हारी वाइफ अब नहीं बच सकती क्योंकि मैंने इस पर अपना ब्लड लगाया था। कहते कुछ भी करके इसे बचाना ही पड़ेगा। कहते कोई तो रास्ता होगा। कहते हैं इसकी सोल के अंदर अगर डीमन घुस गया ना तो इसे बचाना नामुमकिन होगा। पता चलता है वो अपनी इनर कोर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रही होती है डीमन से। डीमन कहता है तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरी होकर रहो, तभी मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, वरना नहीं। लेकिन वो हर चीज मानने से इनकार कर देती है कि मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अपनी पूरी पावर का यूज करती है। पता चलता है कि वो हेवन गॉड बन चुकी थी। वही डाइटी जो है लेने आ चुके होते हैं येनर को। तो सातों बच्चे सामने आ जाते हैं कि मेरी मदर को लेकर नहीं जा सकते। पता चलता है जो पहले के हेवन गॉड थे ना, उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी उपस्थिति में चुयन था इसको हेवन गॉड बनाया गया था। लेकिन तब तक ही जब तक कोई नया नहीं मिल जाता, फेक हेवन गॉड के रूप में अभी तक वो वहां पर राज कर रहा था। लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि जो नर है वो हेवन गॉड बन चुके हैं। सातों बच्चे उसके ऊपर अटैक करते हैं और फिर मोंग भी अटैक करता है। उसके अंदर की नेगेटिव प्रवृत्ति बाहर आ जाती है। ये नर कहती है कि तुम क्या नेगेटिव एनर्जी से मिले हुए, तुम डीमन लॉर्ड से मिले हो? कहता हाँ मैं मिला हुआ हूँ, मेरी शक्तियों को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहती है रोकना तो पड़ेगा। दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं। पता चलता है कि अगर वो सही सलामत वापस नहीं आई ना तो हम लोग हमेशा के लिए जो है डीमन किंग के झांसे में रहेंगे। लेकिन वो उसको हरा देती है। कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहती है कि इस गलती की कोई भी माफी नहीं है, तो मैं सजा मिलकर ही रहेगी। उसे वहां पर तुरंत ही मार दिया जाता है। इधर तीनों नौकरी वाली जिंदगी बिता रहे होते हैं। तब यनर कहती है कि चलो हम लोग मॉडल वर्ल्ड चलते हैं। सातों के सातों बच्चे अपने ग्रैंडफादर से मिलने आ गए होते हैं। एक मंत्री बेहोश हो जाता है कि अंधे आसमान में क्यों उड़ रहे हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम लोग मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो, एकदम मेरे अपनों जैसे। कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? वो बताते हैं कि अरे अरे ग्रैंडफादर हम लोग हैं। तभी येनर और फेंग वोंग भी आ जाता है। कहते अरे मेरे बच्चों मुझे पता था कि तुम लोग जिंदा हो। कहती माफ करिएगा, इतना टाइम लग गया, लेकिन आना तो था ही यहाँ पर। कहते अरे कोई बात नहीं, चलो अब तुम लोगों की भविष्यवाणी सही हुई कि मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ। वैसे ये सातों बच्चे बहुत प्यारे हैं। कहते चलो तो तुम लोगों को राज्य घुमा दो। सातों बच्चे कहते अरे प्लीज मुझे भी घुमा दो। तीनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।